नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद वर्ग 3 में जॉब निकल चुकी है सिविल और ड्राफ्ट्समैन की। जी हाँ, सिविल और ड्राफ्ट्समैन की काफ़ी समय के बाद जॉब आई है दोस्तों। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से एमपी में सिविल और ड्राफ्ट्समैन की जॉब आ चुकी है। तो इसकी क्या गाइडलाइन है, क्या नोटिफिकेशन है, इसकी एग्ज़ाम कब होने वाला है और क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार से मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन और सिविल की ये वैकेंसी आई है जो काफ़ी टाइम के बाद आई है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि आपके नाम के अकॉर्डिंग सेंटर मिलता है। यदि आप लेट हो जाओगे तो सेंटर आपको जो फर्स्ट चूज़ करते हैं हो सकता है कि वो सेकंड में मिले। तो दोस्तों, अभी कोरोना भी चल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी गाइडलाइन में बता रहा हूँ आपके लिए। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 28/9/2020 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 28/9/2020 से स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म। इसके बाद आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12/10/2020। इसकी लास्ट डेट कितनी रहेगी? 12/10/2020। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधित करने की प्रारंभ तिथि 28/9/2020 तथा आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तिथि 17/10/2020 रहेगी। मतलब होता है क्या दोस्तों कि जब अपन एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो जल्दी से जल्दी में हो सकता है कि नाम मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गई है, या फिर अपन ने लास्ट में सेंटर चेंज कराना होता है तो वो अपन चेंज करा सकते हैं। जो तो उसकी लास्ट डेट कितनी है? 17/10/2020। लेकिन इसके लिए ऐप पोर्टल पे आपको फ़ीस देना पड़ती है दोस्तों। इसके बाद परीक्षा शुल्क कितना रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म का? इसका अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये रहेगा। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये रहेंगे। दोस्तों, दोनों कैटेगरी के लिए 500 रुपये और 250 रुपये में 60 रुपये इसकी पोर्टल फीस ऐड होता है। तो मतलब 500 रुपये में 60 रुपये ऐड हो जाएंगे तो 560 रुपये लग हो जाएंगे। इसके बाद 250 रुपये में 60 रुपये ऐड हो जाएंगे तो 310 रुपये इसकी एसटी और एससी कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फीस रहेगी दोस्तों। इसके बाद जो एग्ज़ाम इस होना है, परीक्षा का दिनांक कौन सा है? 9 एवं 10 दिसंबर को 2020 में। इसका एग्ज़ाम 2 डेट में होगा, 9 और 10 तारीख में दिसंबर महीने में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो परीक्षा की पाली जो होने वाली है मतलब 2 शिफ्ट में होगी इसकी। कौन कौन सी? एक प्रथम शिफ्ट जो स्टार्ट होगी फर्स्ट वाली, जो 7 बजे से 8 बजे तक, और इसके बाद 8:50 से 9:50 तक उत्तर अंकित का समय आपको 9 बजे से लेके 12 बजे तक दे रखा है। मतलब क्या होता है कि 7 से 8 बजे तक तो आपके लिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ठीक है ना, आपको 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में रिपोर्टिंग होना है। यदि आप इसमें लेट हो चुके तो इसके बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, टाइम से पहुँचे। इसके बाद क्या होता है कि महत्वपूर्ण निर्देश पठन का समय, मतलब उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि क्या क्या करना है आपको, किस किस तरीके से एग्ज़ाम को फिल करना है। तो उसके लिए आपको 8:50 से लेके 9 बजे तक मतलब 10 मिनट का टाइम रहेगा। इसके बाद उत्तर अंकित का समय मतलब स्टार्ट एग्ज़ाम अपने 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, मतलब 3 घंटे का टाइम आपका रहेगा। इसके बाद जो दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी। इसमें भी अब स्टूडेंट को क्या 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट 1 बजे के बाद यदि पहुंचता है तो उसको रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी दोस्तों। इसके बाद 1:50 से लेकर 2 बजे तक आपको 10 मिनट आपको वही महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। इसके बाद एग्ज़ाम जो रियल टाइम है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, मतलब 3 घंटे के लिए। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके लिए क्या क्या फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, तो ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है ना दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसमें आपका
फ़ोटो साफ़ हो, डेट ऑफ बर्थ भी पूरी अंकित होना चाहिए उस आधार कार्ड में, ओनली ईयर्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका नाम भी पूरी तरीके से होना चाहिए जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में हो। इसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट से कोई भी एक चयनित हो कर सकता है। यूआईडी के द्वारा सत्यापित होने पर ही इस ई आधार मान्य होगा। दोस्तों क्या होगा, आपके पास कोई सा भी एक गवर्नमेंट जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग्स कुछ भी होगा, तो आप उसके लिए उसको ले जा सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों ले जाने के बाद भी आपका जो आधार कार्ड लेके जाओगे, आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, ठीक है ना। थंब इम्प्रेशन वेरीफाई होने के बाद ही आपको इंटर किया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। यदि आपका थंब इम्प्रेशन में कुछ मिस्टेक आएगी तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। इसके बाद क्या हो, तीसरे नंबर पे क्या है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका मूल परीक्षा के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, छायाप्रति आधार नंबर, BID जानकारी लाना अनिवार्य है। दोस्तों ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये इतना आपको वैसे ही पता होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। आवेदन पत्र भरते हुए उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र की परीक्षा सत्यापन PEB द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रदान पत्र द्वारा किया जा कंप्यूटर आधारित पर ऑनलाइन में उम्मीदवारों को पात्रता पूर्णता प्रयोजन होगी। मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों, आपके लिए क्या क्या है। इसके बाद अपन इसमें भी आपके लिए कोई खास नहीं है, अपन थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ का और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना ज़रूरी है। यदि आपके पास रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई भी नहीं कर सकते दोस्तों। ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास क्या होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये वर्ग 3 की वैकेंसी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, अंतर्गत उभयनिष्ठ परीक्षा जो कि तृतीय वर्ष, मतलब क्या है कि आप डिप्लोमा में या उससे अधिक डिग्री और डिप्लोमा वाले इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसका, सिविल इंजीनियर वाले दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद प्रश्न पत्र समूह वर्ग 3 के लिए है। कुल पत्र प्रश्न की कुल संख्या 1 रहेगी। कुल अंक 200 नंबर का रहेगा आपका पेपर। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, ठीक है ना दोस्तों, ये 100 नंबर का रहेगा। इसके बाद 100 नंबर का आपका जो अलग रहेगा वो संबंधित विषय, मतलब आपका जो विषय रहेगा जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है या मैथ्स है, तो उसका अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके 100 मार्क्स अलग रहेंगे। जिसके बाद जो जनरल जो सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य ये 100 नंबर का रहेगा। बाकी आपका जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स रहेगा उससे 100 नंबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी पात्रता क्या है, पात्रता की शर्तें एवं शैक्षणिक तकनीक व्यवसाय, अभ्यर्थियों को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मार्गदर्शक विभाग भर्ती नियम के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता का उल्लंघन मार्गदर्शक विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से लाना होगा। पदों के विभिन्न समूह को परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिकता अनिवार्य होगी, अर्थात अभ्यर्थी न हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ संबंधित पत्रव्रत डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो। मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपका 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या फिर आपके लिए कोई डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। ये लिखा है साफ साफ, डिप्लोमा उत्तीर्ण 10+2 के बाद आपको सिविल इंजीनियर में एक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके बाद इसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अभ्यर्थियों। इसके बाद
9.2 में आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों। 9.3 में देखिए, आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड नियुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष अधिक तथा आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। मैं मोटे मोटे तौर से मैं आप बता देता हूं दोस्तों कि 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो SC और ST और OBC के लिए जो आरक्षण प्रदान होते हैं वो एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना। वो आपको पता होगा, मैं आपके नीचे गाइडलाइन में आएगा तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इसमें कर चुके हैं सीमा गणना नियमानुसार कितनी है। भर्ती की परीक्षा तरीका लोक सेवा आयोग परीक्षा के बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए ये भी हम बता चुके हैं दोस्तों कि 18 से 45 वर्ष अधिक आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और एवं पिछड़ा वर्ग के लिए उसके लिए कितनी वर्ष की छूट रहेगी, 5 वर्ष की छूट रहेगी। मैक्सिमम आपकी 45 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी क्या होना चाहिए कि निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन महिलाओं के लिए 5 साल की भी छूट रहेगी। ST ST के लिए के अलावा भी 5 साल की छूट आपको निःशक्त जन महिलाओं के लिए, नगर सैनिक, इनके लिए भी 5 वर्ष का आपको छूट मिलने वाली है दोस्तों। इसके बाद क्या बोला इसमें कि नोट सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य को रोजगार कार्यालय को चिन्हित पंजीयन होना अनिवार्य। जो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि आपका रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपका ये पंजीयन नहीं है तो जल्दी से जल्दी करा लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों का प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें। अब मध्य प्रदेश के लिए के स्टूडेंट को क्या क्या छूट मिलने वाली है ये देखिए। अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति, पुराना नाम आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों संवर्ग सहभागी मान्य प्रशासन के श्री CG 310। ये तो थोड़ी दोस्तों इसके आपके लिए कुछ नहीं है। विक्रम पुरस्कार, ये सम्मानित खिलाड़ी आप होंगे तो उसको भी छूट मिलने वाली है। इसके बाद आप खेल कूद में है तो उसको भी आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन आपको कुछ पुरस्कार मिलना होना चाहिए, जैसे विक्रम पुरस्कार होगा यहाँ पे। इसके बाद किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप छूट मिलती भी है तो 45 वर्ष तक रहेगी। इसके बाद यदि 45 से 46 भी हुआ तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको बता सकूं मैं, आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। ये मोटे मोटे तौर से मैं बता चुका हूं आपको क्या क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इसके बाद 14 नंबर पर दिया प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया। जैसे कि आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो दोस्तों, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम पास कर लेते हो, अब वो कट ऑफ कितना जाता है वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। इसके बाद परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हता उपाधि पत्रोपाधि प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगी। यदि अभ्यर्थी के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित की जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग एवं जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई आवश्यक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना संबंधित विभाग दायित्व होगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता। दोस्तों ध्यान रखना कि यदि आप एग्जाम में पास कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, जो कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से मिला जाएगा, ठीक है ना। बस इसके अंदर यही है। आरक्षण की बात रही तो आरक्षण में क्या क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, ये भी ध्यान देख लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों एवं मध्य प्रदेश राजपत्रों के 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित लंबवत वर्टिकल आरक्षण लागू होगा। अब वो क्या क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण मिलने वाला है।
अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण मिलने वाला है। अन्य पिछड़े वर्ग, जी हाँ, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% इसमें आरक्षण मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा मिलने वाला है अन्य पिछड़े वर्ग, जो कि 27% रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को लिए कितना है, 10% है। परंतु जिला स्तर पर पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रजिस्टर लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको अपन संपूर्ण एवं अधिक जानकारी प्रशासन विभाग की वेबसाइट hppket.mp.gov.in को देखें। मतलब जो आरक्षण की जो और भी लिस्ट हैं, इसके बाद और भी क्या क्या आरक्षण मिलने वाला है, वो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके पास बताने के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रतिशत इसमें छूट गई हैं। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि के लिए 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले व्यक्ति के लिए EH 1.5%, लोकमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित सेरेब्रल पॉलिसी 1.5%, और ऑटिज्म, पौधम, दिव्यांगता, स्पेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी की विकलांगता MD 1.5% रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गा नंबर पर देखिए, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के मध्य प्रदेश सिविल सेवा तृतीय वर्ष और चतुर्वर्ष की रिक्तियों को आरक्षण नियम 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय वर्ष के लिए 10% तथा चतुर्ण श्रेणी के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि कोई रिटायर्ड सैनिक है, IPS है, सिविल सेवा से कोई पास किया गया है, तो उसको 20% छूट मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना, 1985 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश का शासन मध्य प्रदेश के विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 7/11/10/19 अप्रत्यय के दिनांक 22 नवंबर 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EW के सीधी भर्ती के प्रकरण उद्धत होने वाली रिक्तियां 10% आरक्षण प्राप्त किया जाएगा। इन PW के लिए कितना आरक्षण मिलने वाला है दोस्तों, 10% इसके अंदर। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आवेदन शुल्क मैं आपको बता चुका हूँ, 500 रुपये, 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल फीस रहेगी। यात्रा और भत्ता क्या दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो दूर और वहाँ पे आपको कुछ बीच में क्या होता है कि कितना पैसा लग रहा है आने जाने में, तो वो आपको टिकट के माध्यम से टिकट लगाना पड़ेगा दोस्तों आपको। वो सिर्फ SC और ST के लिए रहेगा। किस किस के लिए रहेगा, ST और SC के लिए। यदि वो बस से जा रहे हैं तो बस का टिकट लगेगा, उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा। जहां आप एग्ज़ाम देने जाते हो वहीं पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यात्रा का भत्ता मिल जाएगा दोस्तों। वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परीक्षा का केंद्र क्या होता है दोस्तों, आपको 3 परीक्षा केंद्र डालना पड़ता है। सेंटर कितना डालना पड़ेगा दोस्तों, 3 सेंटर डालना पड़ेगा। जो कि आपको फर्स्ट चॉइस में चाहिए वो पहले नंबर पे, उसके बाद यदि उसमें नहीं हो पाता है तो आपको सेकंड नंबर का, यदि उसमें भी नहीं हो पाता है तो तीसरे नंबर का आप फिल करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करना, क्योंकि परीक्षा का सेंटर जो होता है, एग्ज़ाम सेंटर होता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। यदि स्टूडेंट पहले से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको सेकंड सेंटर जाना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादा हो जाता है तो थर्ड सेंटर जाना पड़ेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करना दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद निहरता मंडल अभ्यर्थियों की केवल जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के किसी समकक्ष हो। ठीक है ना, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास के में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, आपकी मदर्स नेम, जो भी होगा उसके अंदर ही जो होगा उसको देखकर ही आपको मतलब लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, मतलब आपका उसी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ खास आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन का रद्द किया जाना है। ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हुआ, जो विविध रूप प्रारूप नहीं है, जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द किए जाएंगे। मतलब आपका क्या होता है कि कभी कभी बाई चांस आपका एग्ज़ाम फॉर्म डालते हैं तो उसकी जो पेमेंट करते हैं वो फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो फेल हो जाती है कि इस स्थिति में अपन समझते हैं कि एग्ज़ाम जो फेल हो चुका है, लेकिन वो बीच में रह जाता है, तो वो उसको रद्द किया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, उसकी यदि कोई भी जानकारी अपूर्ण पाई जाती है तो उसको बोर्ड द्वारा वो फॉर्म को रद्द किया जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से
फुलफिल होकर पढ़ना है, इसको अप्लाई करना दोस्तों। अभ्यर्थी रद्द करने की आधार, किसी अभ्यर्थी के जो निम्नलिखित किन्नों के आधार पर दोषी पाया जाता है ऑनलाइन लिखित में परीक्षा। दोस्तों इसमें मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, को आपको जो भी जो गाइडलाइन दी जाती है कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना आप दोस्तों। यदि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स नहीं ले जा पाओगे, यदि ले भी जाते हो और वहाँ पकड़ा जाते हो तो आपकी एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल, कोई भी मेटल्स, आपका पेन, आपकी घड़ी, इसके बाद आपका कोई गॉगल्स, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यदि ये लेकर आप अंदर पकड़ाए जाते हो तो आपका एग्ज़ाम रद्द किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना इस बात पर। इसके बाद इसके लिए अप्लाई और कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आप, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि जो आपको मैं बता सकता हूँ। हाँ, इसकी जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 52 है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 52 वैकेंसी है टोटल, जो कि अनुसूचित मतलब आरक्षित वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 35 है, EWS के लिए 0 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। और कुल कितनी हो गई है, 52 वैकेंसी, ठीक है ना दोस्तों। 52 वैकेंसी है टोटल ड्राफ्ट्समैन और सिविल इंजीनियर के लिए। तो इसके बाद भर्ती के पदों का वर्गकार, ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर नोटिफिकेशन वेतनमान जो इसका रहेगा 43,000 रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर आपका कुछ भत्ता भी रहेगा। इसके बाद जो भी आपका रेंट वेंट, इसके अलावा जो खाना पीना सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहता है, वो अलग रहता है दोस्तों। तो वेतनमान जो रहेगा आपका 43,000 रहेगी इसकी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेज है, 41 पेज है इसके, ठीक है ना दोस्तों। अब ये सिर्फ गाइडलाइन क्या है कि कैसे भरना है फॉर्म को, कैसे नहीं भरना है। आप इसको मोबाइल से फिल नहीं करना दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम फिल करना पड़ता है। कभी नेट सर्वर डाउन हुआ तो हो सकता है कि आपका पेमेंट फेल हो सकता है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है रद्द किया जा सकता है। तो आप MP ऑनलाइन के माध्यम से ही इसको फिल करना दोस्तों। मैं एक बार से फिर से आपका मेहरा क्लास में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर जरूर